Hello students, welcome back. Today we'll be starting our civics syllabus. Civics में हमारा फर्स्ट चैप्टर इज पावर शेयरिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। क्लास 9th में हमने जैसे सिविक्स में पढ़ा था कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनके बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, डिवाइड की जाती हैं। दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शेयर पावर बिटवीन देम। ओके, सिमिलरली और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि पावर शेयर की जाती है। इसी पावर शेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर सिविक्स फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। तो पावर शेयरिंग क्या होता है एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, इसके लिए हम इसको समझने के लिए वी विल टेक 2 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल इज ऑफ बेल्जियम एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ श्रीलंका। ये 2 केस स्टडीज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता में साझेदारी या पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों की जानी चाहिए। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में सारी पावर लोगों के हाथ में होती है, और जो लोग मेजॉरिटी पीपल बोलेंगे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बोलेगी वही होता है। तो वहां पर क्या होगा, जो माइनॉरिटी है उसका क्या होगा, उसकी विशेस और उसकी नीड्स का क्या होगा। मेजॉरिटी तो चाहे तो उनको डोमिनेट कर सकती है, सारे लॉज सारे रूल्स अपने फेवर में बना सकती है। तो वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्या होगा। यहाँ पर इसी रीजन की वजह से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंट्री में पावर शेयर किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, जिससे कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसकी नीड्स और उसकी विशेस का भी ध्यान रखा जा सके। तो बेल्जियम के पहले हम दोनों कंट्रीज के एथनिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की बहुत छोटी सी कंट्री है। सिमिलर अराउंड इसका एरिया है इक्वल टू दैट ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो इंडिया का स्टेट है उसी के इक्वल इसका एरिया है, और इसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा की आधी है। इट हैज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़। मगर उस 1 करोड़ में भी यहाँ पर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे 59% पॉपुलेशन इज डच स्पीकिंग, डच बोलने वाली है। 40% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है एंड 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग है। ओके, तो यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी। अब हम अगर ब्रसल्स की बात करें तो ब्रसल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ पर 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है एंड 20% स्पीक्स डच। तो यहाँ पर जो डच मेजॉरिटी में थी पूरे बेल्जियम में, वो ब्रसल्स में माइनॉरिटी में है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग जो बेल्जियम में माइनॉरिटी में है वो ब्रसल्स में मेजॉरिटी में है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये ज्यादा पावरफुल लोग थे। दे वर मोर रिच, मोर पावरफुल। ओके, तो इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी। डच ये सोचने लगे कि क्योंकि हम पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में हैं तो हमारा रूल चलना चाहिए, हम डोमिनेट करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कंट्री के लॉज कैसे हैं, रूल्स क्या होंगे, और फ्रेंच लोगों को वो एक्सेप्ट करना होगा बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी। ओके, और फ्रेंच को क्या लगता था कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम कैपिटल सिटी में हमारा ज़्यादा डोमिनेंस है, हम ज़्यादा नंबर में हैं, इस वजह से हमारा डोमिनेंस होना चाहिए। तो इस वजह से 1950s, 50s और 1960s के टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन बेल्जियम। ओके, अब हम बात करते हैं श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की। श्रीलंका में क्या होता है कि 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स थी। सिन्हाला इज अ लैंग्वेज एंड 18% पॉपुलेशन यूज्ड टू स्पीक तमिल। तो मेजॉरिटी में कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स। 1948 में कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है। श्रीलंका बिकम्स इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1948। इसके अलावा जो तमिल स्पीकर्स थे उनमें भी और डिवीजन था। वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो जिनके फोरफादर्स, जिनके पूर्वज, एंसेस्टर्स श्रीलंका के ही रहने वाले थे, और इंडियन तमिल्स वो जिनके फोरफादर्स, एंसेस्टर्स या पूर्वज इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए थे। ओके, तो ये जो सपोज दिस इज श्रीलंका, तो यहाँ पर जो इसका नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन है, दिस एरिया श्रीलंकन तमिल्स इस एरिया में मेजॉरिटी में थे
और यहाँ पर आपके कौन लोग मेजॉरिटी में थे? सिन्हाला स्पीकर्स। तो ये इन लोगों के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होती थी क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, तो वो चाहते थे कि उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनके रिलीजन डोमिनेट करे, वो ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए इन श्रीलंका। रिलीजन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल स्पीकर्स थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे। इसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे। श्रीलंका के अराउंड 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी, उसमें सिन्हाला स्पीकर्स भी होते थे और तमिल स्पीकर्स भी होते थे। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, डिविजन है लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। आगे डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यवाद। ये एक ऐसा बिलीफ होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दैट शुड रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विशेस, और उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के नीड्स और वांट्स से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इट इज अ बिलीफ that a majority community should rule in whatever way it wants, disregarding wishes and needs of the minority. माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक है, जिनका नंबर कम है, कम संख्या है जिनकी, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उसको कुछ बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए उन पे। और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो बहुसंख्यक हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है, वो अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रूल करें और डोमिनेट करें माइनॉरिटी को भी। तो श्रीलंका में क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसी गवर्नमेंट पावर में आती है जो मेजॉरिटेरियनिज्म में बिलीव करती थी, बहुसंख्यवाद में बिलीव करती थी। डेमोक्रेसी था ऑब्वियसली श्रीलंका, मेजॉरिटी में सिन्हाला स्पीकर्स थे, तो गवर्नमेंट भी किसकी बनी? सिन्हाला स्पीकर्स थी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। ओके, तो सिन्हालास का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था गवर्नमेंट में। तो 1956 में ये जो गवर्नमेंट होती है जो सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करती है, वो सिन्हाला को रिकॉग्नाइज करती है एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं जिनमें ऑफिशियल वर्क किया जा सकता है, सरकारी कामकाज किया जा सकता है। श्रीलंका में क्या होता है, 1956 में सिन्हाला को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या होते हैं, तमिल्स ऑब्वियसली नाराज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जो सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करती हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की बात हो, चाहे गवर्नमेंट में जॉब्स की बात हो, सब में सिन्हाला स्पीकर्स को फॉलो किया जाता है। अदर देन दिस एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है श्रीलंका में, जिसमें ये लिखा जाता है कि द स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन था, मोस्टली सिन्हाला स्पीकर्स उसको फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। तो ये उसमें लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे, उसकी रक्षा करे और उसको प्रमोट करे। ओके, तो ये सारे रीजंस थे कि सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच के रिलेशन बहुत स्ट्रेंड होने लगे। ये दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को डिसलाइक करने लगी। तमिल्स अपने लिए और राइट्स चाहते थे और सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, दे वर डिनाइंग देम दोज राइट्स, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम मेजॉरिटी में हैं तो रूल हमारे अकॉर्डिंग होगा, हम जो चाहे पॉलिसीज बना सकते हैं, एंड इफ द तमिल पॉपुलेशन वांट्स टू स्टे हियर दे विल हैव टू फॉलो व्हाटएवर वी से। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे मेजॉरिटेरियन मेजर्स ले रही थी गवर्नमेंट। इन सारे रीजंस की वजह से फाइनली तमिल्स क्या करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की, मतलब एक स्वतंत्र तमिल राज्य की। ईलम मीन्स स्टेट, ओके, एक स्वतंत्र तमिल राज्य की डिमांड करने लगते हैं कि ये जो नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में ये जो जितने भी श्रीलंका तमिल्स रह रहे हैं उनके लिए एक अलग से राज्य बना दिया जाए जिनकी अलग सरकार हो। ओके, तो उनकी इस डिमांड को मना कर देते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है। तो फाइनली ये स्ट्रेस, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और सिचुएशन पहुंच जाती है सिविल वॉर तक। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध। ओके, तो इसमें क्या होता है, हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी से लोग मारे जाते हैं। सिन्हालास भी मरते हैं इसमें और तमिल्स भी मरते हैं, तमिल स्पीकर्स भी मरते हैं।
तो यहाँ की जो इकोनॉमी होता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। सिंस 1948 जब से श्रीलंका को इंडिपेंडेंस श्रीलंका ने गेन की थी, तब से उसकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था, उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था। मगर इस सिविल वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ओके, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पीस और हार्मनी कंट्री की डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंट्री की खतरे में बढ़ जाती है। कंट्री पर डिवाइड होने का खतरा मंडरा रहा था कि कहीं कंट्री का डिवीजन ना हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये सब सिचुएशन फाइनली ख़त्म होती है जाकर के इन द ईयर 2009। तो ये हमने पढ़ा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है वहाँ के डाइवर्स कल्चर और लैंग्वेज को, लोगों के डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस को। अब हम बात करते हैं कि बेल्जियम में गवर्नमेंट वहाँ की कैसे इनको हैंडल करती है। बेल्जियम की गवर्नमेंट को फील होता है, वो ये फील करती है कि हमें अगर यूनाइट रहना है, ओके, हमें अगर अपने कंट्री की, अपने देश की एकता बनाए रखनी है, तो हमें दोनों कम्युनिटीज़ के कल्चर और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना होगा, उन्हें मान्यता देनी होगी। दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल राइट्स हो, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स देने होंगे। सो फाइन बिटवीन 1970 एंड 1993 वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स लेके आती है, जिससे के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया जा सके, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिससे कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पीस और हार्मनी मेंटेन की जा सके और दोनों साथ में रह पाए इन अ वन यूनाइटेड कंट्री। तो पहला अमेंडमेंट, जो पहला चेंज लाया गया था, दैट वाज इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा रूल बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार होगी, उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। जो मंत्री होंगे उनमें से आधे फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और आधे डच स्पीकिंग पीपल होंगे। ओके, इसके अलावा कई सारे ऐसे बिल्स और ऐसे स्पेशल लॉज के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया था कि दोनों कम्युनिटीज़ के मेजॉरिटी पीपल उसके फेवर में वोट करें। क्या था यहाँ पर, डच वॉज इन मेजॉरिटी, और अगर कोई बिल आता पार्लियामेंट में तो क्योंकि डच मेजॉरिटी में थे तो वो वोट करते, तो क्या होता, बिल पास हो जाता। और अगर वो बिल हो सकता था कि ये भी चांसेस थे कि वो बिल फ्रेंच के अगेंस्ट हो, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ज़रूरी कर दिया गया था कि कुछ स्पेशल बिल्स बना दिए गए थे, कुछ स्पेशल लॉज, जिनको पास करने के लिए क्या था, दोनों कम्युनिटीज़ का मेजॉरिटी सपोर्ट वाज नेसेसरी। Other than this, the second change that was made was powers were given to state government. सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार को बहुत सारी पावर्स ऐसी दे दी गई थी जो पहले केंद्र सरकार के पास थी। जो राज्य सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी, दैट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंट थी टू सम एक्सटेंट और उसकी अपनी खुद की अलग पावर्स थी। इसके अलावा द थर्ड चेंज वाज ब्रसेल्स वाज मेड अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड इट हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। ब्रसेल्स की खुद की एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई थी जिसमें दोनों कम्युनिटीज का, फ्रेंच और डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, समान प्रतिनिधित्व था दोनों ही भाषी लोगों का, चाहे वो फ्रेंच भाषी हो चाहे डच भाषी हो। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने क्यों इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया? ब्रसेल्स में तो फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, उन्होंने डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था जहां पर वो माइनॉरिटी में थे। ओके, और डच ने यहाँ पर क्यों फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया? क्योंकि उन्हें ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था जहां पर वो माइनॉरिटी में थे। तो ये सब रीजंस की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे पीस और हार्मनी लाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा फोर्थ चेंज वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट को हिंदी में बोलेंगे सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार वो थी जिसको हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल अलग अलग चुनते थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच स्पीकिंग पीपल के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था?
इसको वो पावर्स मिली हुई थी जिससे कि वो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज पे डिसीजन ले सके, लॉज बना सके। मतलब कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े जितने भी मुद्दे होते थे, जितने भी मसले होते थे, उन पर फैसले लेने का अधिकार किसका था? कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो ये हर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी। तो आप ये डिफरेंसेस देख सकते हैं कि श्रीलंका में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे और बेल्जियम में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे। यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी की वजह से क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी और सिविल वॉर हो गया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ पर गवर्नमेंट ने दोनों कल्चर्स को, दोनों लैंग्वेजेस को अकोमोडेट करने की कोशिश की, दोनों को इंक्लूड करके तब कंट्री को फॉर्म करने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट में सिर्फ एक कम्युनिटी को पावर नहीं दी गई, एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी गई, दोनों लैंग्वेजेस और दोनों कल्चर्स को इक्वल प्रेफरेंसेस, इक्वल राइट्स दिए गए। यहाँ पर क्या हो रहा था? पावर शेयर की गई बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल। तो इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया गया। यहाँ पर ऐसा कोई संघर्ष, कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ लोगों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर कंट्री की यूनिटी को मेंटेन किया गया। तो इससे पता चलता है कि पावर शेयरिंग से कैसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है और पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पावर शेयरिंग कैसे होती, कितने फॉर्म्स की होती है पावर शेयरिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।